बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो मेरे बच्चों और मेरे छोटे भाई सब, हम आज आप सभी के लिए क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का मेजरमेंट, आज हम आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी अच्छे चैप्टर हैं, क्योंकि अगर आप ये चैप्टर को मेजरमेंट चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको क्लास 11th के फिजिक्स के अंदर जो भी आप कंसेप्ट पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे उतना दिक्कत यानी कि उतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भैया ऐसा काहे कि हमको ऐसा काहे कि हमको वहाँ पे समस्या का मतलब उसमें समस्या नहीं आएगा, इसलिए समस्या वहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि अगर आप क्लास 9th का मेजरमेंट चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हो, मतलब कि अगर आप 9th का सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको क्लास 11 के फिजिक्स के अंदर कोई भी परेशानी का सामना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम भी पढ़े हैं ना, क्योंकि हम भी क्लास 11 के फिजिक्स पढ़े हैं और हमको भी पता था, क्योंकि हम जब क्लास 9th में पढ़ रहे थे तो हम भी उतने सारे हम बुक के न्यूमेरिकल को सोल्व नहीं किए थे। हम आप सभी को कम से कम 5 राइटर का बुक सोल्व करेंगे, 5 राइटर के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और पहले हम आपको इतना अच्छा तरीका से समझाएंगे फिजिक्स का, जैसे मेजरमेंट की चैप्टर है तो मेजरमेंट चैप्टर को हम पूरा अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। आपको कम से कम 5 राइटर के सवाल को सोल्व करेंगे। जैसे देखिए मेरे पास 5 राइटर का बुक आपको दिखा रहे हैं। ये बुक है स्टालिन मल्होत्रा का बुक है। ये बुक काफ़ी, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन दिए गए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो एनडीए लेवल का क्वेश्चन भी दिए गए हैं तो एनडीए सब का क्वेश्चन उतना आसान नहीं होता है, उतना अच्छे लेवल से हम पढ़ा देंगे आपको कि स्टालिन मल्होत्रा का आपसे सवाल बन जाए। उसके बाद ये एस सी बर्मा सर का फिजिक्स है, एस सी बर्मा सर का भी फिजिक्स काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल इसमें है, तो इसका भी हम आपको न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद ये है आलोक का, तो ये जो आलोक का फिजिक्स का सवाल है, इस आलोक के भी सभी कंसेप्ट को आपको हम समझाएंगे। उसके बाद ये अपना सभी का एनसीईआरटी, तो लास्ट में एनसीईआरटी सोल्व करना। उसके बाद ये अपना सभी का पूनम वर्मा का, पूनम वर्मा के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल है, क्योंकि पूनम वर्मा का अच्छा, उसका न्यूमेरिकल अच्छा है, पूनम वर्मा का न्यूमेरिकल, एस सी वर्मा सर का न्यूमेरिकल और स्टालिन मल्होत्रा सर का न्यूमेरिकल, ये तीनों अगर कम से कम इस 3 राइटर को अगर अच्छे सोल्व कर लेते हो तो आपको क्लास 11 के अंदर उतना समस्या नहीं आएगा फिजिक्स को पढ़ते समय। क्योंकि ऐसे कई छात्र हमने देखे हैं जिनको क्लास 11 का फिजिक्स पढ़ने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने क्लास 9 के अंदर फिजिक्स को अच्छा तरीका से नहीं समझा है। अच्छा तरीका से अगर फिजिक्स को पढ़ लेते क्लास 9 के अंदर, कई सारे राइटर का न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते तो उसको क्लास 11 में फिजिक्स में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर 11 का फिजिक्स खराब हुआ तो मतलब समझ लो क्लास 12 में भी उसको न्यूमेरिकल उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्लास 11 का विद्यार्थी अच्छा से न्यूमेरिकल को सोल्व करना सीख ले तो क्लास 12 के अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि आप क्लास 9 के न्यूमेरिकल कम से कम 3 राइटर का फिजिक्स का न्यूमेरिकल जरूर सोल्व किया करो। तो इतना चीज़ बात हो जाए, आपको उम्मीद है कि ये सभी बात समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो मेरा क्या लीजिएगा, अभी आपको भी जैसे और कई जिस छात्र मतलब ऐसे कई जिस तरह कई छात्रों के साथ होता है ऐसी घटना, ऐसा व्यवहार तो आपके साथ भी होगा अगर आप नहीं पढ़ोगे तो। क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त हैं उनको भी फिजिक्स का जब न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होता है तब हमें पता चलता है कि अब उन्होंने क्लास 9 के अंदर न्यूमेरिकल को अच्छा से नहीं पढ़े हैं, इसलिए उसको क्लास 11 का फिजिक्स का न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी कम से कम 3 राइटर का बुक का जरूर सोल्व कीजिएगा न्यूमेरिकल का। हम सोल्व करेंगे आप सभी को, मतलब पहले आप कीजिएगा और उसके साथ हम जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसके बाद हम आपको सोल्व करेंगे। तो इतना चीज़ बात होने से पहले हम शुरू करते हैं मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट देखिए चैप्टर बोले कि काफ़ी अच्छा चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर आप आसानी से समझ लेते हो तो क्लास 9 का जो भी आने वाले चैप्टर है, मोशन हो गया, गणित हो गया, उसमें आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप यूनिट को चेंज करना सीख लेते हैं, ऐसे सीजीएस बदलना, सीजीएस वैसा ही बदलना, तो आप आसानी से आगे वाले चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर का नाम है मापन यानी कि मेजरमेंट। तो इसके अंतर्गत अभी अपना सभी को सबसे पहला पढ़ना होगा भौतिक राशि के बारे में। सबसे पहला अपना टॉपिक है भौतिक राशि। तो भौतिक राशि क्या होता है? तो कहते हैं कि वे गुणधर्म जिनका मापन हम कर सकते हैं उनको भौतिक राशि कहते हैं, या फिर भौतिक राशि वह राशि होता है इसको हम माप या तोल सकते हैं। और भौतिक राशि को सोल्व करते समय एक विशेष भौतिक नियम का पालन करता है भौतिक राशि। इतना बात समझे? तो परिभाषा क्या कहना कि वे गुणधर्म जिनका हम मापन कर सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। कैसे? जैसे कि देखो हम इस मार्कर की बात करें
तो इस मार्कर का मान लेते हैं कि मतलब ये मार्कर 5 सेंटीमीटर लंबा है, इस मार्कर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका गुण हमको गुणधर्म ये बता रहा है कि जो मार्कर है इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है। और ये दोनों मार्कर की बात करें, मान लेते दोनों मार्कर को हमने आपस में जोड़ दिया, ये मान लेते ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये दोनों मार्कर मिलकर कितना लंबाई होगा 10 सेंटीमीटर। तो ये जो पूरा ये जो मार्कर है, ये मार्कर का लंबाई हमें बता रहा है कि इसका गुणधर्म ये बता रहा है कि 10 सेंटीमीटर का, लेकिन इनका गुणधर्म बता रहा है कि 5 सेंटीमीटर का। मतलब कि गुणधर्म बता है 5 सेंटीमीटर का, और क्यों बताया, क्योंकि उसको मापा हमने 5 सेंटीमीटर का, इसलिए इसका गुणधर्म हमें बताया कि 5 सेंटीमीटर का। तो वो उसी को बोलेंगे भौतिक राशि। या कहना सिंपल भाषा में आपको कहना भौतिक राशि वो राशि इसे हम माप या तोल सकते हैं, मापा या तोला जा सकते हैं, इसे भौतिक राशि समझिए। और भौतिक राशि जो होते हैं वो दो मापदंड पर निर्भर करता है। भौतिक राशि अधिकतर सिर्फ दो मापदंड पर निर्भर करता है। पहला मापदंड क्या है, मापदंड भौतिक राशि जो है दो मापदंड पर निर्भर करता है, एक आंकिक मान, एक हो गया अपना शरीर का आंकिक मान, एक आंकिक मान हो गया, दूसरा हो गया मात्रा। भौतिक राशि जो मेरे भाई भौतिक राशि यानी कि भौतिक राशि जो है अपना शरीर का, जो भौतिक राशि है इनका जो मापदंड है ये दो चीज पर निर्भर करता है, एक आंकिक मान पर, दूसरा मात्रक पर। जैसे कि हम कोई भौतिक राशि की बात करें, जैसे कि हम लिया लंबाई, या देखो जैसे कि हमने एक 5 मीटर लिखा, तो 5 क्या एक आंकिक मान और मीटर क्या ये मात्रक है, किसका मात्रक है, ये लंबाई का मात्रक है, ये किसका मात्रक, ये लंबाई का मात्रक। मतलब कि भौतिक राशि मतलब कि भौतिक राशि का मापदंड दो चीज पर निर्भर करता है, एक आंकिक मान, दूसरा मात्रक पर। इतना बात समझे। जैसे कि हमने 5 कोई भी लंबाई लिए 5 मीटर का, तो 5 हमको आंकिक मान बता रहा है और मीटर हमको मात्रक बता रहा है। इतना बात समझे। अगर ये 5 मीटर क्या बता रहा है, ये लंबाई का मात्रक है, लंबाई का मात्रक है, तो ये लंबाई क्या हो गया, भौतिक राशि हो गया। इतना बात समझ गया। अब देखिए भौतिक राशि का परिभाषा आप समझ गए। अब भौतिक राशि का एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया लंबाई, समय, विद्युत धारा तो डीसी, इतना ये हो गया भौतिक राशि का एग्जाम्पल। अब भौतिक राशि जो है ना, इसका देखिए अगर यहाँ पे सिर्फ मेरा मतलब यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं आपको, यहाँ सिर्फ आपको हम समझाएंगे। आपका हमारा जो नोट्स है, हम नोट्स अपने व्हाट्सएप पर डाल देंगे, और वहाँ से आप व्हाट्सएप से मेरा जो नोट्स है वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स को। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे आपको थ्योरी को समझाएंगे और उसका क्वेश्चन करेंगे, लेकिन नोट्स हम अपना व्हाट्सएप पे डाल देंगे, वहाँ से आप ले लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स का। तो भौतिक राशि समझ गए क्या होता है। अब ये भौतिक राशि दो प्रकार का होता है, इसको निकालने के लिए कपड़ा बोलते हैं, अब एक कपड़ा हुआ बन जाएगा, उसके अंदर होगा दराज के अंदर, निचले वाले दराज के अंदर इतना चीज समझ गया। देखिए अब हम बात करते हैं भौतिक राशि। तो भौतिक राशि दो प्रकार की होता है। ये जो अपना का भौतिक राशि है, ये जो भौतिक राशि है ये दो प्रकार की होता है। एक होता है आधारी राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। एक होता है आधारी राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। अब हमने जब बांटा इसको आधारी राशि, एक हुआ अपने का आधारी राशि, दूसरा हुआ व्युत्पन्न राशि। क्या हुआ, व्युत्पन्न राशि। आप कहिएगा कि भैया आप जब ये भौतिक राशि को दो भागों में बांटे, तो मतलब कि अगर आधारी राशि क्या होता है, व्युत्पन्न राशि क्या होता है, ये भी तो बता दीजिए। लेकिन इनको हमने बांटा दो भागों में, एक आधारी, दूसरा व्युत्पन्न। इसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको बोलते हैं वेरिफाइड फिजिकल क्वांटिटी, या इसका दूसरा नाम मूलभूत राशि भी, मूल भौतिक राशि। समझ गए, इतना चीज समझे। अब देखिए अब भौतिक राशि को, अब हम भौतिक राशि को एक बार दिशा, ये तो आधारी राशि क्या, उसको हम दिशा के आधार पर बांट देते हैं। तो ये भौतिक राशि को अब यहाँ पे हम भौतिक राशि में ये माप के आधार पर इसको हमने बांटा, माप के आधार पर इसको हम बांटते हैं दिशा के आधार पर, दिशा।
अब इसको जब हम दिशा के आधार पर बांटते हैं, दो दिशा के आधार पर भी ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अदिश राशि, दूसरा होता है सदिश राशि। अदिश राशि, दूसरा अपना होता है सदिश राशि। सदिश राशि। अब ये अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, इसका भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम आधारी राशि का चर्चा करते हैं। तो ये जो आधारी राशि होता है, आधारी राशि वो भौतिक राशि होता है जो किसी अन्य राशि से मिलकर नहीं बना होता। तो यह राशि अपने आप में स्वतंत्र होता है। समझिए इतना बात कि आधार, अगर पूछेगा कि आधारी राशि क्या होता है, कहना कि आधारी राशि वह राशि होता है जो किसी अन्य राशि से मिलकर नहीं बना होता, वह अपने आप में स्वतंत्र होता है, जिसको हम आधारी राशि कहते हैं। और इनकी संख्या कितना है, 7 है। आधारी राशि की संख्या कितना है, 7 है। तो अगर पूछेगा कि मुझे आधारी राशि मूल भौतिक राशि की संख्या कितना, क्या होगा, इसकी संख्या 7 है। इसकी संख्या 7। ये बात आप समझ गए। अब मेरे भाई देखो, मेरे छोटे भाई, अब देखो हम आधारी राशि की चर्चा की है, लेकिन हम बात करें व्युत्पन्न राशि की, तो व्युत्पन्न राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि मूल भौतिक राशि से मिलकर बना होता है। सर कैसे पता चलेगा कि मूल भौतिक राशि से मिलकर बना है? जैसे देखो, पहले ये बात इसका आप परिभाषा समझ लो क्या होता है। तो क्या है, व्युत्पन्न राशि वो भौतिक राशि होता है जो आधारी राशि से मिलकर बना होता है, या व्युत्पन्न राशि वो राशि होता है जिसको हम मूल भौतिक राशि के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं, उसे हम व्युत्पन्न राशि कह सकते हैं। ये बात आप समझ गए। जैसे हम बात करें, जैसे हो गया, इसका एग्जाम्पल की बात करते, हो गया चाल, हो गया ये वेग, हो गया उसके बाद ये त्वरण हो गया, ये सभी क्या, ये व्युत्पन्न राशि है। ये सभी क्या, ये व्युत्पन्न राशि है। लेकिन इसका अगर हम बात करें, अगर हम आधारी राशि की बात करें, तो इसका भी आपने सभी 7 एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे। इसकी संख्या 7 है। पहला संख्या है द्रव्यमान, दूसरा है समय, तीसरा है विद्युत धारा, उसके बाद हम चौथा बात करेंगे तापमान, पांचवा हो जाएगा इसका द्रव्यमान, हो गया लंबाई, हो जाएगा यहाँ पे लंबाई। उसके बाद छठा हो जाएगा इसका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, तीव्रता। ये हो जाएगा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब मेरे पास पदार्थ की मात्रा इतना चीज समझ गया, मतलब कि आधारी राशि की संख्या कितना, 7। और ये आधारी राशि जो 7 को मेरे पास किसी राशि से पूरा व्युत्पन्न राशि मिलकर बना है। अगर आप फिजिक्स की बात करें, जो अब आप क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ोगे, तो आपको वहाँ पे कई सारा, वहाँ पे सिर्फ यही राशि जो मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी है, ये सभी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसी सभी क्वांटिटी से पूरा फिजिक्स का जितने भी फिजिकल क्वांटिटी बनाए गए हैं, इसी 7 मूलभूत राशि से बनाए गए मेरे बात। ये बात आप समझ गए, समझने का प्रयास कीजिए। तो जैसे कि हमने बात कर चाल का, व्युत्पन्न राशि क्या हुआ, चर्चा किया। व्युत्पन्न राशि वो राशि होता है जिसको मूलभूत राशि या आधारी राशि के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे कि हम चाल की बात करें, तो हम चाल किससे मिलकर बना होता है, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। चाल को हम पूछ सकते हैं दूरी बटा समय। अब देखो कि ये चाल अभी अपना सबका व्युत्पन्न राशि था, लेकिन इस चाल को जब हमने ब्रेक किया, तोड़ा, किसके रूप में, मूल राशि के रूप में, तो ये दूरी हो गया। दूरी क्या, लंबाई, और समय हो गया, समय हो जाएगा, समय हो गया। तो चाल को हमने तोड़ा दूरी और समय के रूप में। तो ये जब हमने चाल को तोड़ा दूरी और समय के रूप में मिलवाया, ये दूरी और समय क्या हो गया, यहाँ पर मूलभूत राशि आधारी राशि हो गया। समझ गया। अब आप भी सोचिए कि व्युत्पन्न राशि, इसलिए बोले व्युत्पन्न राशि को हम मूलभूत राशि के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, इतना बात आप समझ गए। लेकिन हम बात करें वेग का, तो वेग क्या, वेग भी तो विस्थापन और समय से मिलकर बना। विस्थापन पता समय, लेकिन विस्थापन भी क्या है, एक प्रकार का लंबाई है। विस्थापन भी एक प्रकार का लंबाई है। जब विस्थापन भी मेरे एक प्रकार का लंबाई है, तो ये भी तो मूलभूत राशि से मिलकर बना है। इसका मतलब व्युत्पन्न राशि वो भौतिक राशि है जो आधारी राशि से मिलकर बना होता है। ये बात समझ गया। और व्युत्पन्न राशि को हम भौतिक राशि के रूप में तोड़ सकता है, लेकिन इसकी संख्या फिक्स नहीं है। व्युत्पन्न राशि की संख्या, जैसे कि हम उन्होंने कहा मूल भौतिक राशि की संख्या फिक्स है 7, लेकिन हम व्युत्पन्न राशि की संख्या की बात करें, व्युत्पन्न राशि की संख्या फिक्स नहीं है, अनंत, बहुत सारा फिजिक्स, मतलब इसको गिन ही नहीं सकते इतना व्युत्पन्न राशि, बहुत सारा व्युत्पन्न राशि है। मतलब कि इसका मतलब ये इसकी संख्या फिक्स नहीं है, इसकी संख्या फिक्स नहीं है, इसकी संख्या फिक्स नहीं है। समझ गया। अगर मेरे को इतना चीज समझने के बाद अब चलिए हम बात करते हैं अदिश राशि और सदिश राशि।
तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्केलर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वैसे तो आप जब क्लास 11 में जाओगे तो इसका वेक्टर का तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर का एक चैप्टर ही मिलेगा आपको। सिर्फ यहाँ पे आपको इतना बात का चर्चा करते हैं कि अदिश राशि किसको बोलेंगे और सदिश राशि किसको बोलेंगे, सिर्फ इतना काम चर्चा करते हैं। तो अदिश राशि क्या होता है? कहता है कि वो भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण, केवल मैग्नीट्यूड होता है, उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसे बोलते हैं अदिश राशि। और सदिश राशि बोलते हैं वो भौतिक राशि जिनमें परिमाण और दिशा तथा वह सदिश के योग के नियम का पालन करता हो, समझे, उसको बोलते हैं सदिश। लेकिन आप एक विद्युत धारा का नाम सुने होंगे, आप आगे पढ़ोगे, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन उसमें परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन फिर भी वह कौन सा राशि है? वह अदिश राशि। वह क्लास 11 में जब जाओगे तो वहाँ पे सर आपको सिखाएंगे कि वो क्यों अदिश राशि है, समझ गए? तो इतना बात समझे कि इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसका एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पर। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या? 5 kg, 5 मीटर। उसके बाद हो जाएगा इसका 5 मीटर हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। ये सभी क्या होगा? ये सभी हो गया अदिश राशि। लेकिन हम सदिश की बात करें तो सदिश का हो जाएगा वेग। जैसे वेग हो गया तो वेग कौन सा राशि? सदिश राशि। यहाँ पे दूरी, जो 5 की द्रव्यमान लिख दो, यहाँ पे दूरी लिख दो, 4 लिख दो। ये दूरी 4, ये जो है ये सभी अदिश राशि है। जबकि हम सदिश की बात करते हैं, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, ये सभी क्या? ये सभी सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि वेग जो है ना, वेग में परिमाण, दिशा और यह सदिश के नियम का पालन करता है। त्वरण में भी परिमाण होता है, दिशा होता है और सदिश के नियम का पालन करता है। बल में भी परिमाण होता है, दिशा होता है और सदिश के योग के नियम का पालन करता है। अब सर कहिएगा कि भैया कैसे हमको पता चलेगा कि कुछ में केवल सिर्फ परिमाण है और डायरेक्शन नहीं है? तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने कहा कि एक टेबल पर, जैसे कि कोई टेबल पर एक तुम बहुत सारे पुस्तक को रख देना, उस पुस्तक को तुम धकेलना, तो तुम उधर से तुम उस पुस्तक को धकेलना। तो जैसे कि आप पहले हम डायरेक्शन की बात करें, जैसे कि देखो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक पुस्तक रखा हुआ है या एक टेबल है जिस पर आप यहाँ पे पुस्तक रखा हुआ, इस पर तुमने F बल से धकेल रहा है, तुम एक बल लगा रहा है F बल, लेकिन ये F बल से धकेल रहा है। तो ये जब ये F द्रव्यमान का कोई बॉडी है, इस पर तुमने F बल लगाया, तो जब आपने M बल लगाया तो ये मान लेते A त्वरण से गति किया। तो ये जब तुमने ये बल मतलब इस M मास पर तुमने A त्वरण लगाया, A त्वरण से मतलब तुमने बल लगाया, तो यानी कि मास गुना त्वरण, A के 10 ये बल हो जाएगा, क्योंकि M गुना A मिलकर बल बना। तो मास गुना त्वरण मिलकर क्या बना? बल बना। तो बल हमको क्या बता रहे हैं? बल एक सदिश राशि है। जैसे कि अगर किसी, जैसे कि यहाँ पे यही बात, यहाँ पे तुमने 10 मीटर का फोर्स लगाया और यहाँ पे भी 10 मीटर का फोर्स लगाया, तो यहाँ जब नेट फोर्स निकलेगा मेरे भाई, ये नेट फोर्स 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्योंकि जैसे देखो, मान लेते हैं यहाँ पर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, ये मूल बिंदु है और इधर माइनस है। जैसे कि यहाँ पे हमने इधर अगर हम धकेला, अगर कोई 5 kg का बॉडी है, कोई 5 kg का बॉडी है, उस पर हम 10 मीटर का बल लगाए और इधर से 10 मीटर का बल लगा और इधर से भी हमने 10 मीटर का बल लगाया। तो ये जब इधर से भी 10 मीटर का बल लगाए तो इधर भी 10 मीटर का बल लगाए, तो इधर प्लस 10 इधर माइनस 10, एक करके 0 हो जाएगा। 0 मीटर मतलब इसमें दिशा है, समझ गए? ये होता है डायरेक्शन बता। इसलिए हमको सदिश होता है, परिमाण भी बताता है, सदिश के अंदर परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। इतना समझ गया? तो सदिश क्या होता है, अदिश राशि क्या होती है, ये सभी उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि अब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वीडियो मान लिया हाल में डाल होता ही रहना चाहिए। थैंक यू।